इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में फंसे लाखों लोग गजा में लगातार बमबारी झेल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि पड़ोसी मुल्क मिस्र और जॉर्डन इन लोगों को पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि ये जंग सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है, बल्कि आवाम को बाहर धकेलने, मिस्र में भेज देने के लिए है। पेश है खास रिपोर्ट। मिस्र ने गजा से लगती सीमा खोलने पर हामी जताई है ताकि लोगों की मदद के लिए इंसानी इमदाद लाए ट्रक सरहद पार कर सकें, लेकिन लोगों को सरहद पार कर महफूज इलाकों में जाने देने पर फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मिस्र की सरहद गजा से लगती, जबकि जॉर्डन की सरहद वेस्ट बैंक से लगती है। दोनों मुल्कों ने गजा से रिफ्यूजियों को लेने से इनकार कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि यह जंग सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है, बल्कि आवाम को बाहर ढकेलने, मिस्र में भेजने के लिए है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ना मिस्र कोई शरणार्थी लेगा ना जॉर्डन, चूँकि दोनों देश मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं और जॉर्डन में फ़िलिस्तीनी लोगों की बड़ी आबादी रहती है। इसलिए बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि ये दोनों मुल्क फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह देने से क्यों इनकार कर रहे हैं। इसकी एक वजह तो उस डर से जुड़ी हुई है कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों को ज़ाहिरी तौर पर निकाल देना चाहता है ताकि उनकी अपने देश की मांग कमज़ोर हो जाए। अल सीसी ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के आने से मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप में भी उग्रवादियों के आने का खतरा बढ़ जाएगा, जहां से वे इजराइल पर हमले कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच 40 साल पहले हुई शांति संधि खतरे में पड़ सकती है। 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को दरबदर कर दिया। इनमें से ज़्यादातर जॉर्डन चले गए थे। 1948 के बाद से ही इजराइल ने फ़िलिस्तीन शरणार्थियों को घर नहीं लौटने दिया और वह किसी भी शांति संधि में इन लोगों की वापसी पर हामी नहीं हुआ। उसे डर है कि इससे यहूदी अक्सरियत खतरे में पड़ सकती है। 2007 में हमास द्वारा गजा पर शासन शुरू करने के बाद से ही मिस्र ने गजा में इजराइल की नाकाबंदी की हिमायत की थी। उसने हमास और अन्य फ़िलिस्तीनियों द्वारा सरहद पर बनाई गई सुरंगों को तबाह किया है। मिस्र सिनाई में लंबे समय तक इस्लामिक स्टेट से जूझता रहा है। फाबियानी कहते हैं कि अब सिनाई में काफ़ी हद तक शांति है और मिस्र नहीं चाहेगा कि उसके दोबारा भड़कने की ज़रा भी गुंजाइश पैदा हो। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 का समापन हो गया है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता बन गया है, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी मिचेल मार्श की है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का समापन हो गया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता बन गया, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श की है। मिचेल मार्श इसमें ट्रॉफी पर पैर रखकर पोज देते दिख रहे हैं और उनकी इस तस्वीर को ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वहीं अब उनके इस फोटो को देखकर भारतीय फैंस भड़क उठे हैं। इस फोटो पर कई फैंस ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुम ट्रॉफी डिजर्व ही नहीं करते हो। इतना ही नहीं, एक यूज़र ने तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो ट्रॉफी का सम्मान करते दिख रहे हैं। आपको याद हो, कपिल देव ने ट्रॉफी को सम्मान देते हुए उसे अपने सर पर रख लिया था। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसके अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें दिक्कत आने के कारण मजदूरों को अभी भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तीसरी बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्रीय दोनों की एजेंसियों के परस्पर कोऑर्डिनेशन से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें ऑक्सीजन, पानी और सभी जरूरत की चीजें पाइप के जरिए दी जा रही हैं। आज इस टनल हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन है। उत्तरकाशी में यह हादसा रविवार को हुआ था। मजदूरों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट भी बचाव स्थल पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब तक 6 प्लान बनाए गए हैं
और इसकी जिम्मेदारी 5 एजेंसियों को दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों को सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बिहार के लखीसराय जिले के कवैया थाना इलाके में छठ घाट से पूजा करके लौट रहे परिवार पर एक युवक ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। इस फायरिंग का शिकार एक ही परिवार के 6 लोग हो गए, जिनमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। क्या है ये पूरा मामला, पेश एक खास रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका अंदाजा दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना से लगाया जा सकता है, जिसका शिकार एक पूरा का पूरा परिवार हो गया। दरअसल बिहार के लखीसराय जिले के कवैया थाना इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहाँ छठ घाट से पूजा करके लौट रहे पूरे परिवार पर एक युवक ने गोली चला दी। युवक ने एक साथ कई बार ताबड़तोड़ फायरिंग की और इन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को आनन फानन में पटना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार सुबह सुबह छठ पर अर्घ्य देकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने पूरे परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया गया है कि गोली मारने वाला शख्स उसी परिवार का पड़ोसी था, जिसे उस परिवार की लड़की से प्यार हो गया था। जब लड़की के परिवार वालों ने शादी कराने से इनकार कर दिया तो इस लड़के ने बदला लेने की भावना से इस घटना को अंजाम दिया। बता दें, इस मामले पर लखीसराय एसपी का भी बयान आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पंजाबी मोहल्ला में ये घटना घटी है। एक ही परिवार के 6-7 व्यक्ति छठ घाट से लौट रहे थे। अपने उसके घर के पास गोली मारने की घटना हुई। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी, जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पीएमसीएच रेफर किया गया और 1 का इलाज। चुनाव आयोग से मुलाकात पर आपके सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पहला दरवाजा चुनाव आयोग का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेगा। देखिए, पहला दरवाजा इलेक्शन कमीशन का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। वायलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हुआ है, वायलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है, वायलेशन इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का हुआ है। इन तीनों एक्ट्स का जो वायलेशन हुआ है, उसके संदर्भ में भाजपा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज आम आदमी पार्टी ने करी। राजस्थान के जयपुर में मीडिया के पूछे सवाल पर कि कांग्रेस कहती है ओबीसी जनगणना कराने से बीजेपी को क्या दिक्कत है, इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले कांग्रेस ओबीसी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है, आपको सुनवाते हैं संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा। नहीं, पहले तो ये जो ओबीसी, मैं तो उनको कहता हूं कि पहले वो अपना एक ओबीसी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। ओबीसी के लिए क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये घोषित करे। आप देखिए, आज जिस प्रकार से जो प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी का है, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने ओबीसी को लेकर किस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी पहले किया हुआ है। राहुल गांधी के उस बोल को देखिए, जहां वो खुद पहले कह रहे हैं कि मैं जातिगत राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूं और मैं इस प्रकार की बातें नहीं चाहता हूं। अभी वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां भटकाने की जो कोशिश हो रही है। आज ओबीसी का जो कमीशन है, किसने बनाया है? ओबीसी के हित के लिए काम कौन कर रही है? तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहां की जनता से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो देश का नहीं बल्कि अपने परिवार का देखती है, इसलिए आने वाले दिनों में उन्हें सबक सिखाना चाहिए और उन्हें तेलंगाना में भी हराना चाहिए। और देश के जनता से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, देश के हित के लिए काम करने वाले नहीं है। हम आजाद से अभी तक देखे हैं कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री, कभी भी वो लोग परिवार के लिए देखते हैं, देश के लिए नहीं देखते हैं। इसलिए आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना चाहिए,
तेलंगाना में भी हराना चाहिए, यही मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ। केसीआर और केटीआर कहते हैं कि वो लोग इस बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आप इस पे किस तरह से देखते हैं? और कहते हैं कि बीजेपी केसीआर का राज अभी 3 तारीख को शाम को 3 बजे इस्तीफा देंगे केसीआर। 3 बजे के बाद 3 तारीख को 3 बजे के बाद केसीआर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो इस्तीफा देने वाले है, वो प्रगति भवन छोड़कर फार्म हाउस जाने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना जनता का स्पष्ट निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान के पाली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने सनातन के लिए क्या क्या नहीं कहा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ऐसा करने देंगे? सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत प्रचार का शोर 23 नवंबर को थम जाएगा। इससे ठीक पहले बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के बड़े नेता लगातार प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं। मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है, और 18 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते। जब मंच पे खड़े होते हैं वहां पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? राजस्थान के केकड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे पूछो कि यहां पर एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में क्यों बिक रहा है, सब महंगा क्यों है। वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम पूछते हैं कि किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। सुनिए। अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है, सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है, तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी, हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर कर अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी करोड़ों अरबों के अंदर होती है, जो सभी राज्यों में बटी होती है। बीजेपी ने बेसिक एक्साइज को लगभग खत्म कर दिया है। कौन सा राज्य जनता को ज्यादा राहत नहीं देना चाहता? राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। पूरे स्कीम बता रहे हैं लोग, तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे? कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा? मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से। उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे। वहाँ की स्थिति अलग है। हमने स्टडी करवा दी उसकी। हमें मालूम है कि हमारे बॉर्डर एरिया में उस तरफ सस्ता है, इस तरफ गंगानगर महंगा। हमें मालूम है इस बात का, एहसास है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जयपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा, आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान रोजगार, पर्यटन, विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज राजस्थान महिला संबंधित अपराध से लेकर साइबर संबंधित अपराध में नंबर 1 पर है। नंबर 1 में होता है, अपराध में नंबर 1 पर।
अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। तो यूपी गाजियाबाद में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गाजियाबाद की खोड़ा और लोनी के बाद अब मुरादनगर और डासना नगर पंचायत को भी नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। 2 सांसदों ने इन दोनों क्षेत्रों को भी नगर निगम सीमा में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है। इससे यहाँ का विकास भी तेजी से होगा, साथ ही जल, सीवर और पथ प्रकाश की भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। पिछले दिनों नमो ट्रेन के उद्घाटन से पहले इसका निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साहिबाबाद विधायक और लोनी विधायक ने दोनों क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। दोनों नगर पालिकाओं को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव प्रशासन की ओर से तैयार किया जा चुका है। इन दोनों नगर पालिका के साथ कनावनी को भी नगर निगम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए नक्शा तैयार किया जा रहा है। अब खोड़ा और लोनी के साथ इस सीमा विस्तार में नगर पालिका मुरादनगर और नगर पंचायत डासना को भी शामिल करने का प्रस्ताव आया है। अब तक नगर निगम में 100 वार्ड हैं। खोड़ा और लोनी नगर पालिका को इसमें शामिल करने के बाद 150 वार्ड तक बनाने की योजना थी, लेकिन यदि मुरादनगर और डासना के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया तो यह वार्डों की संख्या 200 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिसे नगर निगम गाजियाबाद ग्रेटर का नाम दिया जा सकता है। वहीं मुरादनगर नगर पालिका में 25 वार्ड हैं। इसके साथ ही डासना नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। शहर से सटे इन दोनों क्षेत्र के लोग गाजियाबाद शहर की तरह ही अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं।